करेंगे। लेकिन सबसे मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है इंतखाबी मंशूर के दो रुख। जी हां, असेंबली इंतखाबात जोरों पर हैं। बिहार में 28 अक्टूबर से असेंबली इंतखाबात की शुरुआत हो रही है। तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने इंतखाबी मंशूर के साथ मैदान में हैं, तो वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कई वादे कर रही हैं। कई बड़े वादे बीजेपी की जानिब से, जेडीयू की जानिब से किए गए हैं, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर कई बड़े वादे किए हैं और आवाम को रिझाने की कोशिश की है। यानी पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि सियासी पार्टियों ने वादों की झड़ी लगा दी है। तो वहीं एलजेपी भी पीछे नहीं है। एलजेपी ने भी अपने इंतखाबी मंशूर में कई वादे किए हैं। इसी तरह से कई अलायंस हैं बिहार में जिन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर के साथ चुनावी अमल में जोरों शोर से वो मसरूफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इंतखाबी मंशूर के आखिर दो रुख क्या हैं। इसीलिए हमने दो खास मेहमानों को मदऊ किया है जानने के लिए कि इंतखाबी मंशूर का उनका सियासी रुख क्या है। दो खास मेहमान हमारे साथ दो रुख में मौजूद है, जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ गुरु प्रकाश साहब, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान दो रुख में मौजूद हैं, तौकीर आलम साहब, जो कि आरजेडी लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले गुरु प्रकाश साहब, आपके पास ही आना चाहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 10 सालों से आरजेडी की पहले जो हुकूमत रही थी उन्होंने काम नहीं किया, उस पर पै दर पे हमले किए। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए के दौरे इख्तिदार में 10 सालों तक स्ट्रगल ही चलता रहा। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल ही हमें नीतीश के साथ काम करने का मौका मिला है। क्या इस बयान से ये नहीं समझा जाना चाहिए पीएम मोदी का कि बिहार में 10 सालों तक तरक्की ही नहीं हुई? आप इन चुनावों को थोड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। और मैं एक युवा हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा सब बिहार में हुई है और पटना विश्वविद्यालय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाता हूं और निरंतर युवाओं से संवाद करता रहता हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है सना जी कि इन चुनावों में बुनियादी जो मुद्दे हैं, विकास का, नौकरियों का, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, तो पहली बार इन चुनावों में हमें देखने को मिल रहा है। खासकर कि जो युवा वर्ग है वो इस बात से काफी ज्यादा उत्साहित है कि इन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। ये वही बिहार है जहां पे 20 वर्ष पहले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तरह तरह की बातें और एक प्रकार से नफरत फैलाने का काम यहाँ के नेता करते थे। वो भी नेता, वो भी दल आज नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जानता है। और मैं अपनी बातों को आगे रखूं उससे पहले मैं एक डेटा आपके माध्यम से सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आप बुनियादी सुविधाएं क्या होती है। बिजली की बिजली की सुविधा 2005 तक मात्र 22% कवरेज था, वो 2020 में 100% हो गया है। हर घर में बिजली पहुंच गई है। रूरल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो रूरल कनेक्टिविटी 34% थी वो अब 96% हो गई है। फिस्कल डेफिसिट वित्तीय अनुशासन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने स्पेंडिंग और अपने बैलेंस को एक तरह से संतुलन बना के चलती है। तो फिस्कल डेफिसिट हमारी सरकार का जो पहले 6.2 हुआ करता था वो वर्तमान में 2.7% हो गया है। जो बिहार का पूरा राजस्व की हम बात करें, जो जीएसडीपी हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का सनाची 2005 में 76,000 करोड़ था, वो 2020 में 4.25 लाख करोड़ हो गया। तो हर पैमाने पे, हर मापदंड पे आप उठा के देखें 15 साल पहले जो कि लालू जी का शासन काल था और 15 साल अभी जो नीतीश जी का शासन काल रहा है, विभिन्न पैरामीटर पे आपने कहा कि 15 सालों में नीतीश सरकार ने ये काम किया है। लेकिन हम इंतखाबी मैदान में देख रहे हैं कि नीतीश सरकार कहीं भी जा रही है, जहां भी रैली हो रही है, वहां पर 15 साल आरजेडी सरकार की नाकामियां ही गिनवा रहे हैं। यानी आपने काम कम किया है, इसीलिए आप नाकामियों का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरे डिबेट को एक संदर्भ में हमें देखने की आवश्यकता है। अभी बिहार के 73 वर्षों के इतिहास में 55 वर्षों तक कांग्रेस और उनके साथी दलों का शासन रहा है। कुल मिला के पिछले 15 वर्ष ही भाजपा और जनता दल यूनाइटेड सरीके अन्य दलों का शासन रहा है। तो जो आधार होता है, जो बुनियाद होती है, उस बुनियाद के आगे ही हम लोग बढ़ते हैं। तो बिजली, सड़क, पानी, बेसिक हेल्थ, इनकी चिंता हो गई है। अब आने वाला समय, जो हमारा नारा इस बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, इस आधार पे जो हम लोगों ने 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए हैं, उसके आगे चल के दरभंगा में एम्स को 2024 तक रेडी करना है, एयरपोर्ट को बनाना है। तो हर बिहारी को आत्मनिर्भर, बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, उस दिशा में हम लोग आगे काम करने में लगेंगे। ठीक है,
तौकीर आलम साहब, आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ। बड़े बड़े वादे इंतखाबी मंशूर में आरजेडी कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि इन वादों पर अवाम कितना भरोसा करेंगे, क्योंकि लगातार हम तेजस्वी यादव को देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव मोड में हैं। क्या लगता है जो भारी भीड़ है वो वोटर्स में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये जो 15 साल का इनका जो शासन काल रहा वो बिहार राज्य को एक बीमारू राज्य बना दिया। बिहार में ना ही कोई रोजगार रहा, बिहार में तो बिहार बेहाल रहा, फिर भी बिहार में बहाल रहा। बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, नल जल की व्यवस्था चौपट, बालिकाओं की इज्जत आबरू खतरे में, थाने में बिना चढ़ावे के FIR नहीं होता, बिना चढ़ावे का ब्लॉक और सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता। इस लोकतंत्र में गणतंत्र और अफसर तंत्र, राष्ट्र तंत्र का बोलबाला है। इस 15 वर्षों में बिहार सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है। यहाँ तो 52% गरीबी रेखा से जीते हैं लोग। यहाँ बिहार में नीतीश शासन काल में निजीकरण का बोलबाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज, सभी में गोरख धंधा लूट मची है। यहाँ हर गरीब तबके का लोग शिक्षा तो करते हैं और 8वां 9वां क्लास जाते जाते ठेला चलाने लगते हैं, सब्जियां बेचने लगते हैं और छोटे छोटे कामों में अपनी जिंदगी काटने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये विज्ञापन की सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ विज्ञापन से ही अपने कामों को बताया है। जैसे इन्होंने कहा कि बिजली बिहार में घर घर पहुंच गई। मैं मानता हूं कि बिजली घर घर पहुंच गई, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आप देखें तो बिजली का जो औसत दर है, यूनिट दर, ये पूरे भारतवर्ष में सबसे महंगा दर है। चूंकि यहाँ 8 रुपए प्रति यूनिट दर से पैसे वसूले जाते हैं। तो आप बताएं कि इतनी महंगे दरों से कैसे गरीब जनता जो 52% से 46% तक की जनता जो उसे निर्वहन करती है, पैसा देती है। लालू के शासनकाल में सिर्फ 100 रुपए बिजली बिल आया करती थी, 160 रुपए बिजली बिल आया करती थी, अधिक से अधिक 300 बिजली बिल आया करती है। लेकिन मैक्सिमम आज के वक्त में आज कम से कम 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की बिजली बिलें हर घरों में मुहैया है। सब लोग तराई इमाम है और बिजली के खर्चों से सभी का जेब जो है बिल्कुल बदहाल हालत हो चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, जहां नल जल की बातें आती है, नल जल की योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ लूट हुई है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ बिहार राज्य में एक तरफ बाढ़ का क्षेत्रग्रस्त हुआ, दूसरा दक्षिण क्षेत्र जो बिहार मगध भोजपुर ठीक है और शाहबाद का जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ हर घर। तो आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार नाकाम रही और उनकी सरकार बदहाल रही। ठीक है, गुरु प्रकाश साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जेडीयू लीडर अशोक चौधरी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जब आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र इंतखाबी मंशूर जारी किया था तो उस पर तंज कसा था और उसमें नौकरी को लेकर जो सवाल उठाए थे उसको मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि बिहार में उन्होंने कहा कि बजट 2.11 लाख करोड़ है, आरजेडी की स्कीम के लिए 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। फिर जब एनडीए ने 19 लाख नौकरियां देने की बात कही तो फिर इतने पैसे कहां से आएंगे? जब आप आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर आप बताएं कि आप इतने पैसे कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि आरजेडी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही और बीजेपी जेडीयू कह रही कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। सरा जी, मैंने अपने मित्र की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, राष्ट्रीय जनता दल से जो है, मैंने आपके प्रश्नों को भी गंभीरतापूर्वक सुना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा मुझे थोड़ा समय दें, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। सबसे पहले उन्होंने बीमारों की बात की थी। एक डेटा आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, सितंबर महीने का डेटा है। उसमें कह रहे हैं जो बिहार में बेरोजगारी दर है वो दिल्ली से कम है। दिल्ली में 12.5% है, राजस्थान में 15.3% है और बिहार में 11.9% है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्राइम की बात की। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रकाशित होता है। इस बार बिहार का जो पोजीशन है उसमें 23वें नंबर पे है। तो 22 ऐसे प्रदेश बिहार से ऊपर हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अव्यवस्थित है, ठीक ठाक नहीं है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर होता है, ये 2005 में 61 का हुआ करता था, 2019 में 34 का हुआ है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, 2004 में 312 का हुआ करता था, 2020 में 139 का हो गया है। नौकरी की बात करते हैं। नौकरी में जो नौकरी का वादा
श्रीमान तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, जिन 10 लाख नौकरियों का वादा उन्होंने किया था, उस नौकरी का ना कोई ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया था, ना कोई ब्रेकअप दिया था, ना कोई बजट दिया था। अब हम अपने नौकरी के वादों पे आते हैं, जो हमारे संकल्प पत्र में किया गया 19 लाख नौकरियों का। उस 19 लाख नौकरियों को ब्रेकअप तो सवाल ये उठता है ना गुरु प्रकाश साहब, सवाल ये उठता है कि 10 लाख नौकरी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, 19 लाख नौकरी कैसे लेकर आएंगे? यही सभी के जहन में सवाल है। मुझे बोलने दीजिए आप। मैं आपसे समय मांगा था और मैंने ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुना था और अपने मित्र की बातों को सुना था। तो उन 10 लाख नौकरियों का जिनका जिक्र राष्ट्रीय जनता दल के श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने किया था, उस नौकरी के घोषणा के साथ ना तो ब्लूप्रिंट था, ना बजट था, ना कोई रोड मैप था। हम अब बताते हैं कि हमने जो 19 लाख नौकरियों का वादा किया है, उसमें कहां हम नौकरी दे रहे हैं। 5 लाख नौकरियां नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में दिए जाएंगे। उस आईटी हब का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ एमओयू हो चुका है। और अब पटना आके देखिए तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी यहाँ पे एवेन्यू खोला जा चुका है। 5 लाख नौकरियां वो हो गए। 3 लाख अगले 1 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में 3 लाख नौकरियां देंगे। 8 लाख नौकरियां ये हो गए। 1 लाख नौकरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां 10,000 डॉक्टर और 50,000 लगभग पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। 2024 तक एम्स बनेंगे तो उसमें लोगों की जरूरत पड़नी है, ये लाजमी है। तो ये 9 लाख नौकरियां यहां होगी। और 10 लाख नौकरियों की जहां तक बात है, तो हम लोग कह रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के माध्यम से सप्लाई चेन बना करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना करके इन क्षेत्रों में लगभग 10 लाख नौकरी को सृजन करेंगे। इसके अलावा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लगभग आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं में कैसे आए, आर्थिक स्वावलंबन युवाओं में कैसे आए, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे जो हमने यानी वो नौकरी ही रोजगार से जोड़ना सिर्फ रहेगा। गुरु प्रकाश साहब, क्या इसे छलावा समझे? नहीं, अरे आप मेरे मुंह में शब्द डालने का काम मत करिए। मैंने आपको पूछ रही हूँ नौकरियों का ब्यौरा दे दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको सना जी, मैं बता रहा हूँ। मैं ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुन रहा था, आपके प्रश्नों को सुन रहा। 19 लाख नौकरी में 1-1 लाख नौकरी का मैंने आपको हिसाब दे दिया कि कौन सी नौकरी किस क्षेत्र में दी जानी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो श्रीमान तेजस्वी यादव है, उन्होंने ब्लूप्रिंट भी नहीं दिया, बजट भी नहीं दिया, रोड मैप भी नहीं। आपने 10 लाख नौकरियों को लेकर कहा, मैं उस पर मैं आपसे सवाल कर रही थी। खैर, तौकीर आलम साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। गुरु प्रकाश साहब, तौकीर आलम साहब, ब्लूप्रिंट के साथ बीजेपी जेडीयू तैयार है। उन्होंने खाका भी पेश किया और बताया कि किस किस महकमों में वो नौकरियां देंगे। क्या आरजेडी को ये नहीं बताना चाहिए था कि आप कहां और कैसे नौकरियां देंगे, जब भी आप पे सवाल उठ रहे हैं? बिल्कुल, इनकी बातें तो बिल्कुल हवा हवाई है। इनको तो हवा हवाई करने की आदत सी बनी हुई है। चाहे ये आपको नीतीश सरकार हो, चाहे मोदी सरकार, इनको झूठ बोलने की तो एकदम पारंपरिक सिस्टम है। इनकी झूठ बोलना इनके नेचर में समाहित हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय साथी तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की जो बातें कही है, एकदम आईने की तरह साफ है। ये हर आदमी देता है। चूंकि 4.5 लाख करोड़, 4.5 लाख की जो इन्होंने पद को जो खाली रखा है 15 सालों में, इन्होंने इनकी भरपाई नहीं कर पाई है। एकदम सामने आईने की तरह है, ये आंकड़ा बताता है। ये इस बात को भी माना इन्होंने, ये 15 सालों में इन्होंने उस नौकरी को अब तक भरपाई नहीं कर पाई। दूसरी बात है, इन्होंने सारे कल कारखाने बंद करा रखे, उसमें इनकी नौकरियां जो भी कुछ लोग कर रहे थे वो सारे के सारे बंद हो गए। हमारे तेजस्वी यादव 4.5 लाख से 5 लाख नौकरियां जो इन्होंने वैकेंट रखी है, जो अपने पास रखा है रिजर्व कोटा में, और एक सफुफा बनाकर इस चुनाव में एक मुद्दा बनाकर पब्लिक को गुमराह करने के लिए जो बातें कही, बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल एकदम गलत है। चूंकि 4.5 लाख से 5 लाख जो इनकी है वो मैं दूंगा। जितने इनके शासनकाल में जितने भी छोटे बड़े उद्योग कारखाने इन्होंने बंद कर रखा है, उस कारखानों को पुनः हमारे तेजस्वी यादव ने, अगर बिहार की जनता उन्हें आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बनाती है, कितने कारखाने बंद कर दिए नीतीश सरकार ने? लगभग लालू के जमाने में 3 कारखाने जो चल रहे थे, मधेपुरा, काटेरी, डालमिया नगर का, इसके अलावा भी बहुत सारे जो कारखाने बंद थे, बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग थे, उन्होंने बंद कर रखा है। तो वो सारे के सारे ये चालू करने की बातें कही। यहाँ आपको रोहतास जिला से मगध जिला में जो पत्थर उद्योग था उसको इन्होंने बंद कर रखा है। जो बालू उद्योग है, जो मगध से लेकर आपको शाहाबाद और रोहतास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यहाँ पर लाखों लाख मजदूर उसमें काम करते हैं। झारखंड के, बिहार के, उत्तरी बिहार के, दक्षिण बिहार के, सारे सीमांचल से लोग लेबर आते थे। वो सब उदास होकर चले गए इनके शासनकाल में। बालू का काम बंद, पत्थर का काम बंद, डालमिया नगर बंद, बंजारी फैक्ट्री बंद, इस तरह के मधेपुरा का फैक्ट्री बंद, सारी फैक्ट्रियां इन्होंने बंद कर रखी है। ये सब चीजों को हमारे तेजस्वी यादव अपने शासन काल में अगर जनता पावर दी तो निश्चय ही ये सारे कल कारखाने
खोले जाएंगे और 5 लाख की जो भरपाई है इस छोटे छोटे उद्योगों से, कल कारखानों से और प्राइवेट सेक्टरें जो बंद पड़ी हैं उन्हें खुलाकर, उन्हें परमानेंट कर ये सारी नौकरियां हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय तेजस्वी यादव देने का काम करेंगे। ठीक है, तौकीर आलम साहब, तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं इंतखाबी मैदान में ये कह रहे हैं कि घूसखोरी जो है वो उरूज पर है बिहार में, और इसका जिक्र इंतखाबी मंशूर में भी किया गया है। क्या इस पर लगाम लगाने के लिए कुछ रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है कि कड़ी कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल, अगर हमारी सत्ता में शासन आती है तो इन पे जितने भी गलत ढंग से, जैसे मान लिया जाए नीतीश कुमार जी 500 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च किए, उसका लेखा जोखा का हिसाब लिया जाएगा। 24,500 करोड़ जल जीवन हरियाली के नाम पर कार्यकर्ता को बंदरबाट किया, उसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। और 60 जो घोटाले हुए इनके 15 वर्षों के शासनकाल में उन सभी 60 घोटाले का हिसाब किताब लेखा जोखा हमारे तेजस्वी यादव लेंगे, और सब इन्हीं लेखा जोखा से सारी खानापूर्ति हम अपने गरीब जनता, बिहार के जनताओं को उनके रोजगार में, उनके कल कारखानों में, उनके छोटे मोटे उद्योगों में ये सारे पैसे खर्च करने का योजना बना रखा है। निसंकोच कहीं से भी कोई गद्दार नहीं, चूंकि हमारे तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और सारे जनता से अपील किया है कि परिवर्तन करें, मुझे एक बार मौका दें, मैं निश्चय ही बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल दूंगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ सारे बिहार के हर परगना, हर जिला, ब्लॉक स्तर से लेकर जितनी भी सभाएं हो रही हैं, जन सैलाब की तरह प्रदर्शन करके तेजस्वी मैं पूरा बिहार बन चुका है। आप देख रहे हैं कि ये अब जो है रुकने वाला नहीं है, परिवर्तन 100% होगा और सरकार निश्चय ही तेजस्वी यादव का बनेगा और मुख्यमंत्री भी तेजस्वी बनेंगे, चूंकि जो सरकार बनेगी वो गरीब जनता की सरकार बनेगी, गुरुप्रकाश साहब, राष्ट्रीय जनता दल की बनेगी। एक वादा जिस पर काफी बहस हुई, बीजेपी का मजाक भी उड़ाया गया, वो वादा ये था कि मुफ्त वैक्सीन कोरोना की देंगे बिहार में सभी को। सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ बिहार ही क्यों, बीजेपी के लिए सिर्फ बिहार में ही आवाम आखिर क्यों कोरोना वैक्सीन उन्हें दिया जाए? क्या दूसरी रियासतों में आवाम के साथ भेदभाव जैसा सुलूक नहीं हो जाएगा? सना जी, आपने राष्ट्रीय जनता दल के मेरे मित्र को पर्याप्त समय दिया है, मंच दिया है भाषण करने का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे भी उतना ही समय दे तो विधिवत रहेगा। अच्छी बात है कि बुनियादी मुद्दों पे बातचीत शुरू हो गई है। ये वही बिहार है जहां 9 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे। ये वही बिहार है जो फहरिस्त में आपके सामने रखना चाहता हूं। 1996 लक्ष्मणपुर बात थी, 56 दलित मारे गए थे, उसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। शंकर बीघा 1999 23 दलित मारे गए थे। 12 नरसंहार 1992 37 लोग मारे गए थे। पठानी टोला 21 लोग मारे गए थे। अफसर 2000 लोग मारे गए, 200 लोग मारे गए थे, क्षमा चाहता हूँ। सेनारी 34 लोग मारे गए थे। ये वही बिहार है जहां पे सैयद शहाबुद्दीन जैसे आतंकी, सैयद शहाबुद्दीन जैसे क्रिमिनल और बाहुबली भी उनको राजनीतिक शह मिलता था। और ये बिहार भूला नहीं है किस प्रकार जिले का कोई प्रशासनिक अधिकारी, जिले का कोई पुलिस अधिकारी की भी हत्या आराम से हो जाती थी। और आज आंकड़ों पे बात हो रही है तो ये अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव जी को ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया है। ये वही बिहार है जहां 2005 में टीकाकरण जो होता है बच्चों का मात्र 33% हुआ करता था। मुद्दे पर आप बोलेंगे, ठीक है? आपसे जो सवाल मैंने किया, आपको पूरा वक्त दूंगी। मैं आ रहा हूँ सर, मैं पूरा मौका आपको दे रही हूँ। ये गलत बात है, आप मेरे मित्र को अधिक समय दे रही हूँ, आप मुझे भी तो समय देंगे ना। मैं बिल्कुल समय दूंगी। मैं आ रहा हूँ, मैं कोरोना पे ही आ रहा था। कोरोना के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया है, आप तफसील दीजिए, लेकिन कोरोना के हवाले से भी बताइए, आखिर सिर्फ बिहार में मुफ्त वैक्सीन क्यों? देखिए सना जी, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ पहली बार अगर मुद्दा बना है तो ये अच्छी बात है और मुझ जैसे बिहार के युवा के लिए और उत्साहित करने वाली बात है। पब्लिक हेल्थ में कोरोना आता है और ये पूर्णतः स्टेट गवर्नमेंट की निर्णय में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र में आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, संविधान में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। हेल्थ का जो मामला है वो स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी ऑटोनॉमी है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि तमिलनाडु में कोरोना वैक्सीन को फ्री कर दिया गया, मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पास फ्री कर दिया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है फ्री करे। इस इशू पे भ्रम फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? किसने कहा कि मजाक बन रहा है? किसने कहा कि इस पे मखौल उड़ रहा है? देखिए बहुत सीरियस इशू है, एक सीरियस इशू है। बिल्कुल अपोजिशन पार्टियां बार-बार बोल रही है, गुरुप्रकाश साहब
किसने कहा आप कहेंगे तो ये गलत बात होगी। देखिए आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगी, आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगी। सर आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगी। आपने कहा कि किसने कहा, हम उनका रद्देमल दिखा रहे हैं, हम तमाम सियासी पार्टियों का रद्देमल अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो बिहार के दर्शक व्यूवर्स देख रहे हैं, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं ना। नहीं, आप ये बताइए, मैंने गलत कहा क्या? संविधान में 3 लिस्ट है, उन 3 लिस्टों में स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है हेल्थ पे लेजिस्लेट करने का। तो हेल्थ के विभाग में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कोरोना वैक्सीन को फ्री कर दे तो फ्री कर देना चाहिए। अनावश्यक मैं कल से देख रहा हूं कि कुछ न्यूज चैनल में उसमें नैरेटिव ऐसा प्रयास किया जा रहा है खड़ा करने का। स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिलनाडु ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, और स्वागत है स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी करना चाहिए ऐसा कर सकता है। तो मुद्दों की बात हो ना, मुद्दों की बात हो, अकारण की बात हो रही है। तमाम बिहार में पूरे हिंदुस्तान में फ्री नहीं कर देना चाहिए क्या? जब स्टेट गवर्नमेंट, अरे मैडम स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट हर जगह बीजेपी गवर्नमेंट है क्या? स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फ्री करे। मध्य प्रदेश में किया है, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही है ना, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही है सर, आप जोड़कर नहीं देख सकते ना। राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी है क्या? क्या बात कर रही है? महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी है? मैं राजस्थान की बात नहीं कर रही, मैं बिहार की बात कर रही हूँ। हाँ, बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार में किया है, बिहार की बात कर रही हूँ। बिहार में बीजेपी है ना आपके साथ, सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है सर? सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है? सवाल आप पर ये उठ रहा है। नहीं सर आप पर सवाल अपोजिशन कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम कर रही हैं आप। नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, अपोजिशन पार्टियां आपसे सवाल कर रही हैं, अपोजिशन पार्टियां ये आपसे सवाल कर रही हैं कि मैं वही बता रहा हूँ, कंफ्यूजन बिहार में क्यों तमाम रियासतों में जब बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर में है, तो बीजेपी को तमाम रियासतों में ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। आप मेरे पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं तो बिहार में हुआ, आप ही ने कहा था मुझसे कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बिहार में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट निर्णय लेगी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी ऑटोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का अपना इस्तेमाल करके वो चाहे तो कोरोना वैक्सीन को फ्री कर दें। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं अंत्योदय, पंक्ति में जो खड़ा अंतिम व्यक्ति है वो हमारे केंद्र में, हम उसकी चिंता करते हैं और उसकी चिंता को सुनिश्चित करते हुए हमने ये सुनिश्चित किया है कि कोरोना वैक्सीन हर उस व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, तौकीर आलम साहब आपके पास आना चाहूंगी। तौकीर आलम साहब आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां आप सब मिलकर इत्तेहाद में हैं। सवाल ये उठता है कि कन्हैया कुमार इस बार इंतखाबी तशहीर में दिखाई नहीं दे रहे हो, आखिर क्यों? आरजेडी उन्हें दूर रख रही है? नहीं देखिए, ये तो उनकी अपने पार्टी का निजी मामला है। उनकी पार्टी जहां भी उनको भेजेगी तो बिल्कुल जाएंगे। अब रह गई बात कि हमारे तेजस्वी यादव के साथ जाने का, तो तेजस्वी यादव ने इतने सारे प्रोग्राम कर रखे हैं कि एक दिन में 12-12 रैलियां, 14-14 रैलियां, एकदम टाइम टू टाइम, यानी कि किसी भी मंच पर 20 से 25 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको दौरा काफी लंबा करनी है और वो अकेले जहां तक हो रहा है कर रहे हैं। और जो उनके स्टार प्रचारक है, सभी को टाइम टू टाइम, डे टू डे, सभी को अपना रूटीन दे रखा है, सभी अपने काम कर रहे हैं। और रह गई बात कम्युनिस्ट पार्टी, आपने कहा उनकी पार्टी का निर्णय है, उनकी पार्टी आपकी पार्टी के साथ भी तो है। बिल्कुल, हाँ, तो जहां पे मुमकिन होता है उनके जहां तक मुमकिन होता है हम लोग उनको, उनके पार्टी के प्रवक्ता को साथ लेते हैं। कई मंच ऐसा है जो कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, ये तीनों साझा करते हैं। समय अभाव में कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी आने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पूरा खाली हो जाता है। वो आते हैं और अपना सभा को संबोधन करते हैं और पार्टी के प्रति अपनी बातों को रखते हैं, और विकास का मुद्दा अहम है, उस विकास तो के मुद्दे पर रखकर सारी जनताओं से अपील करते हैं और चले जाते हैं। अब देखना ये होगा कि जब नतायज आएंगे तो नतायज क्या कहते हुए दिखाई देंगे। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गुरु प्रकाश साहब आपका, साथ ही साथ तौकीर आलम साहब आपका, दो रुख प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ इंतखाबी मंशूर के हवाले से रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत, पीर को होगी फिर मुलाकात। दो रुख के साथ आदाब। साइकिल